नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। देश में विभिन्न राज्यों में कोयले के संकट की वजह से बिजली की आपूर्ति पर असर पड़ा है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में कई घंटों तक रोजाना बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। इस संकट को दूर करने के लिए रेलवे भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। रेलवे मंत्रालय ने ट्रेनों की 753 ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया है ताकि कोयला लेकर जा रही ट्रेनों को कोई भी देरी न हो। रद्द की गई ट्रेनों में मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार ट्रेनों की ये ट्रिप्स 10 दिनों तक की अनुमानित अवधि के लिए स्थगित होने की संभावना है। आपूर्ति में सहायता के लिए कुल 533 कोयला रैंक को ड्यूटी पर लगाया गया। चलिए इसी बीच उस वक्त की बड़ी और अहम खबर के रुख कर लेते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर यह बड़ी और अहम जानकारी आपको सिरसा से दे रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस सामने आया है। अधिकारियों पर पंचायत विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। सिरसा के 4 ब्लॉक्स के बीडीपीओ और 1 जेई को निलंबित कर दिया गया है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स खरीद में करोड़ों के घपले का आरोप इन पर था, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ागुड़ा बीडीपीओ रवि कुमार और ओढ़ा बीडीपीओ भी इसमें शामिल है। नाथुसरी चौपटा से बीडीपीओ विवेक कुमार, रानिया बीडीपीओ भी इस दौरान निलंबित किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हिसार पंचायती विभाग के जेई दिनेश कुमार को भी निलंबित कर दिया गया है। हरेड़ा विभाग के एपीओ सुभाष कुमार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिला उपायुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र भी इस दौरान लिखा गया। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश भी दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं सिरसा से, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों पर बीजेपी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से आपको बता दें कि पंचायती विभाग मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा ये फैसला लिया गया। उनके आदेशों पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ देवेंद्र बबली ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के सिरसा से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहाँ पर भ्रष्टाचार पर बीजेपी का जीरो टॉलरेंस देखने को मिला है। नाथुसरी चौपटा से बीडीपीओ को निलंबित किया गया है। हिसार पंचायती विभाग के जेई दिनेश कुमार को भी इस दौरान निलंबित कर दिया गया है। हरेड़ा विभाग के एपीओ सुभाष कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी इस दौरान की गई है। इसी पर जरा जानकारी के लिए हरियाणा से ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, फिलहाल जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस देखने को मिली और भ्रष्ट अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये एक बड़ी कार्रवाई है, सिरसा जिले में कार्रवाई की गई है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और 4 सिरसा जिले के जो ब्लॉक्स हैं वहाँ के बीडीपीओस के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। एक जेई हैं, पंचायत विभाग के हैं, ये हिसार से हैं, और एक एपीओ हैं हरेड़ा से, अक्षय ऊर्जा विभाग से हैं। जो एपीओ हैं इनके खिलाफ सिफारिश कर दी गई है कार्रवाई की, निलंबन की, और एफआईआर इन सभी के खिलाफ करने के लिए सिरसा के डीसी को पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव झा साहब ने लिख दिया है, और झा साहब ने तुरंत इनके खिलाफ एफआईआर करवाने के निर्देश दिए हैं। ये सारी कल देर शाम गतिविधियां चलती रही और राज्यपाल ने इस निलंबन को जो है मंजूरी दे दी है। विभाग के जो मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के देवेंद्र सिंह बबली, इनकी पहल पर यह कार्रवाई हुई है। इनको ये घपला जो है सामने आया था। इन ब्लॉक्स में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर यह घपला हुआ है और बताया जा रहा है कि 3.5 करोड़ के आसपास सोलर लाइटें खरीदने में यह घपला हुआ है, जिनमें सभी अधिकारियों की शमूलियत बताई गई है। पंचायत विभाग में एक विजिलेंस विंग है जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लेवल के अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर हैं। उन्होंने इस मामले की जांच भी की है और 94 पेज की अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंपी है। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि पंचायत विभाग लगातार इस घेरे में आता रहा कि यहाँ करप्शन होती है। और बड़े स्तर पर आप जानते हैं कि सरकार का एक फोकस पंचायतों के विकास का है, ग्रामीण इलाके के विकास का है, और जहां पर ताकि अब जब से नए मंत्री ने कार्यभार संभाला, इनका यही कहना है कि ग्रामीण इलाकों को जो है शहरी तर्ज पर सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इस बीच जो ये घपला आया और ये काफी चिंताजनक भी था, सबको लेकर जो है विभागीय मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले को जो है आगे बढ़ाया और
एक साथ कई अधिकारियों को निलंबित करना अपने आप में बड़ी बात है। उनके आने के बाद ये बड़ी कार्रवाई है और सबके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। यह भी जानकारी दी जा रही है कि आज जो है मंत्री मुख्यमंत्री से मिलकर इस सारी कार्रवाई की जानकारी उन्हें देंगे। जी राकेश जी, हरेड़ा विभाग के एपीओ जो हैं सुभाष, उनके खिलाफ भी सिफारिश कर दी गई है कार्रवाई की। सूत्रों के हवाले से क्या कोई अहम जानकारी इसको लेकर कब तक उन पर कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, आप जानती हैं कि जिस तरह से सोलर लाइट्स है अक्षय ऊर्जा के तहत आती है, ऐसे में हरेड़ा के जो अधिकारी हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखी गई होगी खरीद को लेकर, और ये सारी सोलर पे क्योंकि सब्सिडी होती है, इस ऐसे में ये अधिकारी भी सम्मिलित पाए गए हैं। इन पर भी आरोप है फिलहाल की जांच के मुताबिक। और ये सब सारा मामला सामने आने के बाद पंचायत विभाग ने अक्षय ऊर्जा विभाग को सिफारिश कर दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि एक विभाग जांच करता है और अन्य किसी भी कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की सिफारिश करता है, तो निसंदेह मान लेना चाहिए कि वह कार्रवाई तुरंत हो जाती है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिर से कोयले की कर लेते हैं, जहां पर कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। और एक तरफ जहां भीषण गर्मी के बीच जम्मू कश्मीर से आंध्र प्रदेश तक रोजाना 2 घंटे से लेकर 8 घंटों तक कटौती हो रही है। ऐसे में भीषण गर्मी और हीटवेव के चलते जनता को दोहरे संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों में आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। कोयला उत्पादक क्षेत्रों को कवर करने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे डिवीजन ने 34 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि उत्तर रेलवे ने 8 ट्रेनों को रद्द किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की डेली कॉल स्टॉक रिपोर्ट में कहा गया है कि 165 थर्मल पावर स्टेशनों में से 56 में 10% या उससे कम कोयला बचा है और कम से कम 26 के पास 5% से भी कम स्टॉक इस समय बचा है। भारत की 70% बिजली की मांग कोयले से पूरी होती है। SECR के तहत कुछ यात्री सेवाएं जैसे बिलासपुर भोपाल ट्रेन, जिसे 28 मार्च को निलंबित कर दिया गया था, अब 3 मई तक इसी स्थिति में रहेगी। जबकि महाराष्ट्र में गोंदिया और ओडिशा के झारसुगुड़ा के बीच मेमू 24 अप्रैल से 23 मई तक के लिए रद्द कर दिया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे ने जहां 22 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों और 22 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, वहीं उत्तर रेलवे ने 4 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों और इतनी ही यात्री सेवाओं को रद्द कर दिया है। कहा गया है कि रद्द होने के बाद रेलवे ने कोयले की औसत दैनिक लोडिंग 400 से अधिक कर दी है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। गुरुवार की बात करें तो 427 रैंक में 1.62 मिलियन टन कोयला लोड किया गया था। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा कि लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन सेवाओं के निलंबन या रद्द करने पर रेल मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। अधिकारियों ने कहा कि कुल मिलाकर रेलवे ने SCER और NR रेलवे जोन में 753 ट्रिप, 336 मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों और 390 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा रेलवे ने चुनिंदा मार्गों पर रेल और पार्सल के लिए लोडिंग प्रतिबंध भी लगाया। गौरतलब हो कि देश में इस समय कोयले और बिजली का संकट जारी है, जहां केंद्र सरकार समय से पहले ही गर्मी को इसका कारण बता रही है, तो वहीं विरोधी दल इसे सरकार की नाकामी बता रहे हैं। फिलहाल कोयले और बिजली को लेकर बयानों का दौर लगातार जारी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। वो 9-9.5 दिन के लिए सफिशिएंट है। और जो उपयोग होता है डेली, वो जो स्टॉक है थर्मल पावर प्लांट में जो उपयोग होता है, उसका रिप्लेसमेंट, उसका फिर से हम भरते हैं बाय सेंडिंग दी डे टू डे बेसिस। हम कोल भेजते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए
हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। 21 मिलियन जो मैंने 21.5 बोला, मैंने थर्मल पावर प्लांट में बोला। हमारे कोयला के स्टॉक कोल इंडिया वगैरह में 72.5 मिलियन है, वो हम बेचते रहते हैं। वी विल सेंड इट ऑन डे टू डे बेसिस, इसलिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। तो फिलहाल देश में कोयले की कमी से बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है और कुछ ऐसे पावर प्लांट है जहां पर मात्र 5% ही कोयला जो है इस समय बचा है, जिसको लेकर पावर कट का जो अंदाजा है, जो संभावना है वो लगाई जा रही है। और इसी बीच पावर कट का डर तमाम राज्यों को सता रहा है। कल ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह जानकारी दी कि दिल्ली में मात्र 1 दिन का कोयला शेष है और उसके बाद पावर कट की संभावना हो सकती है। और इसीलिए कई ट्रेनों को रद्द किया गया, यानी कि लोगों को दोहरी मार इस समय झेलने को मिल रही है। तो कोयले की कमी, जिस तरीके से सरकार कोयले की कमी को मात्र गर्मी जल्दी आना बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि यह सरकार की ही नाकामी है जिसकी वजह से कोयले की कमी हो रही है और बिजली संकट से जनता को जूझना पड़ रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सुरेंद्र सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, देवचंद राठौड़ जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ सर्वेश्वर पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आप के पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कोयला संकट बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि गर्मी जल्दी आ गई है, लेकिन ये तो साफ है कि प्रबंध पहले से किए जाने चाहिए थे। सुरेंद्र जी चलिए, आवाज उनको नहीं मिल पा रही है। दीपचंद जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? आ रही है मुस्कान जी, कांग्रेस का क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस पर, क्योंकि जिस तरीके से अभी कोयला संकट लगातार जारी है और इसको लेकर पावर कट सबसे ज्यादा होने लगा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आधे से ज्यादा दिन तक बिजली आ ही नहीं रही है। आदरणीय मुस्कान जी, मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार कोई भी मुद्दा हो तो हर मुद्दे पर विफल होती है। कोयले की आपूर्ति की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर समय कोई ना कोई दलील इनके पास होती है और ये भूल जाते हैं कि हम सरकार में हैं, ना कि विपक्ष में। कोयले के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। हमें पता था कि कोविड खत्म हो चुका है और इकोनॉमी हमारी वापस आ रही है। सबको पता था कि कोयले की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए आपने तैयारी नहीं की। आज हालात यह है मुस्कान जी कि तेल तो महंगा है ही, साथ में कोयला भी इतना महंगा हो गया कि राज्य को बहुत महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। दिल्ली में अपना कोई पावर प्लांट नहीं है, हम ग्रेड से बिजली खरीदते हैं। अगर इंडस्ट्री के लिए आप बिजली काटेंगे तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? पूरे देश में कोयले का संकट रहेगा तो हर राज्य में बिजली कटौती करनी पड़ेगी। और मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर ये मतलब बिजली की कटौती देखी गई है। जबकि केरल और महाराष्ट्र ने तो वहाँ की जनता से अपील की है कि बिजली का आप सही मात्रा में इसका खर्च करें। लेकिन मैं आपको बता दूं मुस्कान जी, 165 में से 54 प्लांट के पास तो 10% यानी कि उससे कम स्टॉक है और 48 ऐसे बड़े थर्मल पावर प्लांट है जो बंद की कगार में है। लेकिन कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की विफलता कहो या उनकी नाकामी कहो, जो कि आज जिसकी वो आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की बात करते हैं, लेकिन मुस्कान जी कहीं ना कहीं हमने देखा कि आज 1/4 पावर प्लांट बंद है और 16 राज्यों में ये कहते हैं कि 20 घंटे में बिजली देते हैं, जबकि वहाँ से 15 घंटे बिजली गुल रहती है। देश भर में आज 10,000 मेगावाट यानी के 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है। कोल इंडिया ने स्वीकार किया है कि ये बिजली प्लांट के लिए रोजाना 16.4 लाख टन कोयले की सप्लाई कर रहा था, जबकि मांग 22 लाख टन प्रतिदिन पहुंच चुकी है। और इसके साथ साथ इसका असर मध्य रेलवे पे पड़ा है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी कि दक्षिण रेलवे के अंदर जी हेलो जी दीपचंद जी बात रखें अपनी। हाँ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों में वहाँ आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। कोयला उत्पादक
क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम 34 से 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया और उत्तर रेलवे ने 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो आप बताइए, मोदी जी को जब पता था कि हमारी इकोनॉमी की वापस आ रही है तो इन्होंने उस टाइम पर्याप्त साधन क्यों नहीं जुटाए? जबकि हम चाहते तो इंडोनेशिया से भी हम वहां से ले सकते हैं जहाँ कोयला उत्पादन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से मिसमैनेजमेंट कहीं ना कहीं हुआ जरूर है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सुरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है। पाठक साहब, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस जो है, विपक्ष जो है, वो सरकार की नाकामी से बता रहा है, मिसमैनेजमेंट करार दिया गया है कि पहले से ही तमाम प्रबंधन करने चाहिए थे, और ये बात जायज भी है। जब हमें पता है कि गर्मी आने वाली है तो क्या सरकार को पहले से इसके प्रबंध करने चाहिए थे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि गर्मी आती है, गर्मी हर साल आती है और पूरे तरीके से प्रबंधन होता है। सरकार ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमारे यहाँ बिजली उत्पादन के 9.5 दिन और 10 दिनों के लिए कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट चल रहा, जो हाइड्रो प्लांट चल रहे थे, वाटर शॉर्टेज के कारण वहां से कम बिजली की उत्पादन हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड बढ़ गई है सडनली। आप देखें तो देखिए, कुछ राज्यों में जो पॉपुलिस्ट मेजर के कारण कि 300 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे, 500, 600, उसके कारण क्या होता है, जो आम जनता है उसे ये समझ में नहीं रहता कि लाइट जल रही है तो जलने दो भाई, बिजली बिल तो देना नहीं है। तो ये आम जनता की भी भागीदारी है और सरकार की इस तरीके के मेजर लाके ये जो होती है। आप देख लीजिए, दिल्ली में डिमांड इतनी बढ़ी है, फ्री कितने हैं, और लोग जो आप अगर चेकिंग करोगे, आप अगर सर्वे करोगे तो आप पाओगे फ्री की बिजली यहाँ पे व्यर्थ की जा रही है। तो ये सरकार का भी ध्यान इस पे जाना चाहिए कि गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गर्मी का आना ये कोई 1 महीने में नहीं आया, ये तय है कि अप्रैल आते ही गर्मी बढ़ती है। चलिए, बात एक बार फिर से कोयले की कमी की कर लेते हैं, क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक साहब, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, उसके बाद जो है सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है। आप देखिए, पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर देना जिससे कि मालगाड़ी कोयले की आपूर्ति समय पे कर सके। आप देखिए, छत्तीसगढ़ जो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर है, वहां कोई समस्या नहीं आ रही है पावर की। तो जो डिमांड बढ़ गई है, उस डिमांड को कैसे पूरा किया जाए, इसके कारण ये समस्या की भागीदारी होनी चाहिए। मैं एनबी चैनल के माध्यम से, पंजाब में आपका चैनल बहुत देखा जाता है, वहां देखिए लोगों ने बहुत सारे जो मान लीजिए 600 यूनिट की बिजली फ्री लेने के लिए कितने कनेक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। और उन जनरल पब्लिक की ये भागीदारी होनी चाहिए कि बिजली की बचत करें, और जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है उसी का फलस्वरूप हो रहा है कि ये जगह जगह बिजली की कटौती हो रही है। और इस बात पे किसी भी पार्टी को फॉल्स प्रॉमिस या प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, लोगों को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए कि देश में 1 दिन का कोयला बचा है, 2 दिन का कोयला बचा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 1 दिन और 2 दिन का कोयला बचा हो। कोयला अभी भारत वर्ष में पर्याप्त है और डिमांड बढ़ने के कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ने के कारण ये समस्याएं देखिए, उत्पन्न दूसरी बात, प्राइवेट कंपनियां, अदानी पावर भी 100% कैपेसिटी से काम कर रही है। उसके बाद आप एनटीपीसी देखिए, स्टेट रन है, उनका जो दादरी प्लांट है वहां पे भी 100% क्षमता से काम कर रहे हैं। दादरी प्लांट हो गया, उसके बाद उनका ऊंचाहार संयंत्र जो है वहां पे करीब 95 टन कोयला स्टॉक में मौजूद है। तो सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। हाँ, डिमांड बढ़ने वाली है, ये सरकार को भी पता था, सबको पता था, लेकिन क्या हो रहा है आप देखिए, बाजारों में देखिए, एसी कूलर इस सब की बिजली में मतलब उसकी जो बिक्री में कितना इजाफा हो गया। जो भी थोड़ा संभ्रांत होता है वो अपने घर में एसी और कूलर खरीद के अपने आप को ठंडक देने के लिए काम करता है। तो नेचुरल सी बात है कि सप्लाई डिमांड बढ़ जाएगा, और सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई जितना स्टैटिक है तो उसमें ये कटौती करनी पड़े की समस्या झेलनी पड़ जाएगी।
तो इसी के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उन आदमी का जहां पे ये कुछ पॉपुलिस्ट मेजर किए गया है कि इतनी बिजली फ्री, उन राज्यों में सावधानियां बरतनी चाहिए। फ्री की बिजली आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद करो, किसी दूसरे को नहीं मिल रहा है, आप उसका बचत करिए। लेकिन पाठक साहब, ये बात ठीक है जिस तरीके से आपने कहा कि जब फ्री बिजली होती है तो हम नहीं सोचते हैं, और ये हमारे भारत में इंसान की एक कह सकते हैं कि मानसिकता रहती है कि जो चीजें फ्री में उसे मिल रही है उसकी कद्र इंसान नहीं कर पाता है। ये बात आपकी मैं समझ गई, बिल्कुल ये बात मैं समझ गई। लेकिन उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, वहां पर भी बहुत ज्यादा बिजली कटौती हो रही है, उसका कारण क्या समझा जाए? देखिए, मैंने वही कहा, बिजली कटौती, एक तो कोयले की जो समस्या है, अब देखिए सरकार ने डिमांड पूरी करने के लिए कितनी ट्रेनों को रद्द करवाया है और जल्द से जल्द संयंत्र तक कोयले पहुंचने की संभावना है। और ये जो समस्या है ये अब किन कारणों से हुई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पे बता सकती है। अगर देखा जाए तो सरकार पे सब आरोप लगा है कि आप जब जानते थे तो समय से पहले क्यों नहीं किया। देखिए, स्टॉक में हर एक जो बिजली संयंत्र कंपनी है उनके पास 25 दिन का कोयला रहता है। सरकार ने अभी कहा कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक में जो कोयला है 10 दिन का है। तो ये सरकार की बात, अब तो अगर 10 दिन का है तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है, समस्या कहां आ रही है, इस चीज को देखना पड़ेगा। डिमांड बढ़ गई है, मैं बार बार उसी चीज को कहता हूं कि गर्मी बढ़ते ही डिमांड बढ़ गई है। आपने कहा उत्तराखंड, अब देखिए नदियों के पानी सूखने से जो उसके थ्रू हाइड्रो पावर के थ्रू जहां से उत्पन्न हो रहा था वहां पे प्रोडक्शन में कमी आई है। अब जब प्रोडक्शन में वहां पे कमी आई तो उसका खामियाजा कहां भुगतना पड़ेगा? सप्लाई में कमी होगी, और सप्लाई में कमी होगी तो हमारी बिजली कटौती होगी। तो देश की जनता को यह भी समझने की जरूरी है। आप देखिए, इस बार गर्मी का भयंकर रिकॉर्ड टूट रहा है, तो जो हाइड्रो पावर है वहां पे ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सुरेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जिस तरीके से बिजली संकट इस समय गहरा रखा है, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है मिसमैनेजमेंट के। सबसे पहली चीज तो क्या है ना, जिम्मेदारी सरकार की है, इससे कई गुना जिम्मेदारी जो है हमारी और आपकी होती है। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखिए, गर्मी तो सबको पता है कि मई जून जुलाई में जो है अप्रैल से गर्मी बढ़ना शुरू होगा, ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें हम आपकी जो गलतियां ये है कि हम एक कमरे में हैं और दूसरे कमरे में पंखा और लाइट जल रहा है। तो ये तो हमारी एक जिम्मेदारी है कि जब हम दूसरे कमरे में जाएं तो दूसरे कमरे की लाइट और पंखा या एसी जो भी चल रहा है उसको हम बंद करें, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस प्रकार से जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, इनका शुरू से ही एक आदत रहा है कि अगर थोड़ी भी अगर कमियां कहीं आई उसको इतना बड़ा शो कर दो, इतनी बड़ी उसका प्रोपगेंडा इसको फैला दो ताकि लोगों की नजर में ये हो कि सरकार ने कोयला कमी कर दिया, इधर वो कमी कर दिया, ये कमी कर दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन में मैं उत्तर प्रदेश की एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। आप देखेंगे कि 5 साल पहले और आज में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बदलाव आया। 5 साल पहले जहां 18,000 गांव, आप सोच सकते हैं 18,000 गांव के अंदर बिजली नहीं थी। तो अगर आप 18,000 गांव में नए कनेक्शन के साथ अगर आप बिजली की सप्लाई दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब नया सप्लाई हम दे रहे हैं वो नई चीजों को ले आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो कमियां तो आएगा ही। लेकिन हम जिस प्रकार से शहर के अंदर और क्या कहते हैं गांव के अंदर या तहसील के अंदर जो बिजली सप्लाई दे रहे हैं, मैं मानता हूँ कि 1 से 2 घंटा की बिजली कटौती हो रही है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के जरिए जो है, जिस प्रकार से कल रेल मंत्री जी ने खोल के कहा कि कोयला की किसी प्रकार का किसी भी प्रदेश को कमी होने हम नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि जो
जो माल सप्लाई के लिए जो ट्रेन जाती थी उसको रोक दिया गया ताकि कोयला की कमी ना हो। उसके लिए जो है सप्लाई जल्द से जल्द पहुंच पाए हर एक प्रदेश में। उसके लिए जितना जल्द हो सके उन्होंने अपना एक गाइडलाइन जारी किया है। इसी प्रकार से पावर मिनिस्ट्री भी हर जो है मुहिम को जो है एकदम बारीकी से देख रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं से जो है किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। ये अगर कमी है तो हम में आप में है। हमको आपको सुधरने की जरूरत है। जिस दिन हम आप सुधर जाएंगे तो उस दिन जो है ना ये जो कमियां थोड़ा बहुत है ये भी दूर हो जाएगी। चलिए ठीक है। दीपचंद जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल आपने सुन ली सुरेंद्र जी की बातें, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कमी सरकार में नहीं है, कमी हम में और आप में है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने मिसमैनेजमेंट करार दिया है बीजेपी का, बिजली कटौती को लेकर आपने बात कही, लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस की सरकार है और वहां पर बैठक कर ये तय किया गया कि बिजली कटौती का समय क्या क्या होगा, समय निर्धारित कर दिया गया है। आदित्य मुस्कान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भूल जाते हैं, सुंदर भाई ने कहा ना तो आप सरकार में और ना कि विपक्ष में। और कोयले की मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है और केंद्र सरकार राज्य को कोयला मतलब प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इनका आज देखा किस तरह गिड़गिड़ाना की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर प्लांट के अंदर एक गाइडलाइंस होती है कि 20 दिन का एडवांस कोयला आपको रखना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उस गाइडलाइन का पालन नहीं करा। आज ये हालात हुए कि पंजाब में 6 उत्पादन जो बिजली उत्पादन बंद हो गए, महाराष्ट्र में 13 प्लांट बंद हो गए, केरल में 4 प्लांट बंद हो गए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से सही से निभा नहीं पाती और कहते हैं कि हम ग्रुप बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन कोयला इकोनॉमी को फायर करता है और हमारे देश की अधिकतर ऊर्जा कोयले से आती है। कोयले का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। पावर प्लांट के बंद होने की बात कही, मैं एक बार रिकॉल करना चाहूंगी कहाँ वो पावर प्लांट बंद हुए। मैं बताना चाहूंगा मुस्कान जी, आपके पावर प्लांट पंजाब में 6 पावर प्लांट बंद है, महाराष्ट्र में 13 और केरल में 4। और महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है कांग्रेस की, तो क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? अगर पावर प्लांट बंद हो रहा है तो वहां पर पहले से हमें पता होगा ना, आपको तो पता होगा कि पहले से कितने समय का जो कोयला है वो बाकी है। क्या आपने केंद्र को कोई पत्र लिखा? क्या आपने केंद्र को कोई जानकारी दी कि हमारे पास कोयला खत्म होने जा रहा है? मुस्कान जी, हमने महाराष्ट्र की जनता से अपील की है कि बिजली का सही मात्रा में उपयोग करें, उसको सही मात्रा में खर्च करें। ये हमारी जिम्मेदारी तो हमने निभाई, लेकिन कोयला जो उत्पादन करेगा तो केंद्र सरकार करेगी ना। आज आप उसका भी ठीकरा स्टेट पे फोड़ रहे हो, ये चीज गलत है। लेकिन आपको स्टेट पर फोड़ने की बात नहीं है, मैं तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई, कि आपने सरकार को अवगत करा दिया कि आपके पास आपके पावर प्लांट में कोयला खत्म हो रहा है? बिल्कुल अवगत करवा रखा है, बिल्कुल अवगत करवा रखा है। कब करवाया आपने अवगत उन्हें? ये तो आप सरकार से पूछूंगा ना मैं मुस्कान जी। अगर उन्होंने अवगत नहीं कराया तो उन्होंने अपील क्यों करी होती जनता से? ये तो आपको दिखती बात है, अगर हमारे पास कोयला नहीं है तभी तो हमने ये लेटर आपने लिखा, जानकारी आपने दी, तो मैं सरकार से क्यों पूछूं? आप बताइए, आपने कब दिया लेटर उन्हें? कमियां किसी एक में निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर भी देख लेना चाहिए कभी कभी। बिल्कुल, हम तो गिरबान में झांक, आज बीजेपी को झांकने की जरूरत है। आज कोल इंडिया सही से ये मैनेज नहीं कर पाते। देश की इकोनॉमी की ऑलरेडी बहुत ही बुरी स्थिति में है, बेरोजगारी पूरी बहुत स्थिति से बस से पत्ते उठ जाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा मुस्कान जी, कोयल की आपूर्ति पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और आपूर्ति कोयले के निर्देश जारी किए जाने चाहिए। लेकिन उनके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी अभी अमित शाह जी ने अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। स्टेट तो उनसे मांग कर रहा है कि भाई हमारे कोयले की आपूर्ति आप सप्लाई कराइए, लेकिन ये कराने में नाकाम रहे। केंद्र सरकार तो काम करते नजर आ ही रही है, ट्रेनें रद्द कर दी है, जल्द से जल्द राज्यों को कोयला पहुंचाने की कोशिश जारी है। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही बता दीजिए, कोई सलाह ही दे दीजिए। और कुछ नहीं होता तो कोई सलाह दे दीजिए सरकार को आप। मुस्कान जी, ट्रेन रद्द करने से नहीं निकलता, उससे हमारे यात्री प्रभावित हो रहे हैं, कितने लोगों पर भार पड़ रहा है, आपको समझना और हमको भी समझना पड़ेगा। लेकिन इनको ये देखना होगा कि कमी क्यों थी। इनको पता था कोयला खत्म होने की कगार पर है, हमारी इकोनॉमी की बढ़ रही है, कोविड में सुधार हो रहा है, तो इन्होंने सुधार क्यों नहीं करा? मैं इसका जवाब पूछना चाहता हूं उनसे। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद पाठक साहब के पास में जाऊंगे, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
मुस्कान जी देखिए, इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब खुद ये दे दिया। आप इन्होंने देखिए, इन्होंने नाम लिया महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, पंजाब, ये तमाम जो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ये तमाम जो विपक्ष के राज्य हैं, ये तो विपक्ष का राज्य का भारत से बाहर है, विपक्ष का राज्य का भारत से बाहर है क्या? आप उनकी बात सुन लीजिए दीपचंद जी, दलील क्या एक होती बार है? बात सुन आप लीजिए। केंद्र के अंदर आप बैठे हो, पूरा बात सुना, बात सुन लीजिए, सवाल आपने क्या उनका जवाब ले लीजिए एक बार। सुरेंद्र ऐसा जी, मेरी बात सुन लीजिए, ये देश से बाहर है क्या राज्य? मैं उसी का भी जवाब ले रहा हूँ भाई साहब, पहले मेरी बात तो आप सुन ले। आप सिर्फ यूपी की बात कर रहे हो, अभी तक आपने किसी स्टेट की बात नहीं करी। आपको मुझे तो शर्म आती है कि आप खाली यूपी और अपने राज्य की बात करो और पूरे देश की बात करनी चाहिए। आप आज सत्ता के अंदर आप बैठे हो। भाई साहब मैंने आपकी बात सुन ली, आप मेरी बात आप सुन ले। सुरेंद्र जी, मुस्कान जी देखिए, मेरा कहने का ये है, जो मेरे मित्र कांग्रेस के मित्र ने जिस प्रकार से आरोप लगाया, बिल्कुल ही गलत तरीका से इन्होंने आरोप लगाया। कोयला का सप्लाई जहाँ तक बात है, ये जो 20 से इन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन या 20 दिन, इनका 25 से 30 दिन का होता है नोटिस पीरियड, कि अगर आपके पास कोयला नहीं है या किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप 25 से 30 दिन के अंदर जो है ना नोटिस पीरियड है, उस दरमियान जो है आप जानकारी दें। इससे एक बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, पंजाब में नहीं है। अरे भैया, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, आपका है। अगर कहीं समस्या आती है, बिजली की हो या तमाम चीजों की समस्या आती है, तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि केरल में सरकार बीजेपी की नहीं है, पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ किसी प्रकार का जो है ना भेदभाव किया जाता है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ना हिंदुस्तान के अंदर। सुरेंद्र जी, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी है। जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। वो हो नहीं रहा ना, सबका विकास। ये जो आप लोग जो है, आप लोग जो गलत तरीका से जो है लोगों को जो गुमराह कर रहे हैं, ये देश की जनता को मालूम है, देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार से आपने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। उसका सबक आपको अभी कुछ दिन पहले मिल गया 5 राज्यों के चुनाव में। उसके बावजूद भी आप अगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे सुरेंद्र जी, आप क्या बात कर रहे हो? आप कोयले पे बात करो ना। अब कहाँ लेकर चले गए? मैंने आपको कहा ना कि हमारी आपने बताओ ना, कोयले की मात्रा कम क्यों हुई है, मुझे इसका जवाब दीजिए ना। आपकी तो होती रहती है, आप कोयले के ऊपर डिपेंड करो ना। अब मैं यही तो कह रहा हूँ ना, क्या सुझाव है आपके? जिस प्रकार ठीक है, आप दोनों के पास मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी, फिर से आऊंगी मैं आपके पास। ठीक है सुरेंद्र जी, पाठक साहब आप अपनी बात रखें। प्रवक्ता ने क्या बोला कि महाराष्ट्र में कितने यूनिट बंद हो चुके हैं? 15 बोला है सर। 4 पावर प्लांट। पावर प्लांट जी, 4 पावर प्लांट। अब देखिए वहां पे 7 थर्मल पावर प्लांट है और अच्छे खासे प्रोडक्शन हो रही है। 6 पावर प्लांट में रिपोर्ट किया है कि हाँ हमारे पास कोयले की कमी है, जो कि सरकार पूरा कर रही है। तो आप अपने स्टेट में जो पावर प्लांट है उसकी क्या समस्या है, नहीं है, और जो प्रोडक्शन है कोयले का उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन में मिसमैनेजमेंट होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। लेकिन जब प्रहलाद जोशी जी देश को बता रहे हैं कि हमारे पास 10 दिनों का पर्याप्त कोयला पड़ा है, और जनरली होता है कि 15 से 20 दिनों का कोयला हर एक पावर प्लांट अपने रिजर्व में रखता है, और हमारे पास है अभी, तो हमें ना वो नहीं करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है। जो सरकार केंद्र में रहती है या राज्य में, उसकी ये जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश में बिजली की संकट ना हो। अगर संकट होगी तो देश पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, और उस समय अगर आप देश में पैनिक क्रिएट करते हो तो उसका सीधा असर जनता पे जाएगा। कुछ भी गलत हो सकता है, जो विद्यार्थी है वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सरकार को, जो भी राज्य की सरकारें जहां, देखिए 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बाकी के 10-11 राज्य हो गए वहां पे विपक्षी पार्टी की जिनकी भी सरकार है, उनको केंद्र सरकार से मिल बांट के बैठ के इस समस्या को सुलझाना चाहिए, ना कि पैनिक क्रिएट करना चाहिए।
कि हमारे पास एक दिन का कोयला बचा, हम नहीं कर सकते। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी भी संयंत्र में एक दिन का कोयला कभी नहीं बचा होता है। अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने बोल दिया 10-10 दिनों का कोयला बचा है, और ये आप हम सभी जानते हैं, मैंने बार बार कहा है कि ये जो फ्री बीज की राजनीति जो एक पॉलिटिकल पार्टी लेके आई है, उसका भी गंभीर परिणाम है कि बिजली की जो समस्या है इतनी हो रही है, लोग जलते छोड़ देते हैं, उनको लगता है फ्री का है, बिल तो देना नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि एनर्जी को सेव करेंगे तभी हमें अगले वाले को मिल पाएगा। तो इसका एक ही मात्र समाधान है कि जहां पे जिस तरीके से बिजली आ रही है, लोगों को संयम बना के रखना है, और केंद्र सरकार को वार फुटिंग लेवल पे काम करना पड़ेगा, और जो कि कर रही है। कोल की सप्लाई जो भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां तक पहुंचाने के लिए। देखिए, सरकार की रिपोर्ट है कि कोल की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी नहीं आई है। हाँ, केवल मिसमैनेजमेंट के कारण सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई है कोल की, और डिमांड तो बढ़ना स्वाभाविक है। अब दिल्ली में डिमांड जितनी बढ़ रही है उसकी उतनी आपूर्ति नहीं है, गर्मी इतनी पड़ी है, तो उसका खामियाजा केवल एक सरकार पे लगा देना नहीं। सरकार ने समय रहते कुछ नहीं किया। हम देश के आम जनता समय रहते क्या करते हैं? क्या हम पावर सेविंग कर रहे हैं, बचाते हैं, पर्यावरण की हम रक्षा कर रहे हैं? सरकार से लेके हर एक कहती है कि जब भी आप ट्रैफिक में खड़ी हो अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दो, पोल्यूशन नहीं फैलेगा। कितने लोग इसका पालन करते हैं? तो आपके एएनबी चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को कहता हूं, पंजाब में समस्या आ रही है, दिल्ली में समस्या आ रही है, राजस्थान में, आप बिजली की बचत करिए। फ्री का अगर आ रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि जलते छोड़ दीजिए। और रही बात नाकामी की केंद्र सरकार की, तो हाँ, उनपे सवाल उठेगा कि आखिर ये शॉर्टेज फिर हुई कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाकामी में सरकार का विरोध करने की बजाय इसका समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, न कि सरकार पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे। जैसे देखिए, पिछली बार इसी समय देश में कोरोना महामारी ने कितना विकराल रूप धारण किया था, बिल्कुल, और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है कैसे पैनिक क्रिएट कर दिया। हमारे पास एक दिन का भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इस हॉस्पिटल में 2 घंटे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस पैनिक में कितने लोगों की जान चली गई। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिसके घर में बीमारी भी नहीं थे, वहां उन्होंने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में कर लिया। तो ये पैनिक क्रिएट ना करे कोई भी गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार से मिलकर इस समस्या का समाधान करे। बिल्कुल। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से मिसमैनेजमेंट तो हुआ है, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि कोयले की कमी नहीं है हमारे पास, ये आप भी मान रहे हैं, लेकिन ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ, ये भी हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। हमें उम्मीद यही है सरकार से कि उनको समय से तमाम चीज़ों को प्रबंध उनका करना चाहिए था। लेकिन एक बात दीपचंद जी ये भी है कि कांग्रेस को, जिस तरीके से पाठक साहब ने कहा, उनकी बात से सहमति मैं भी जताऊंगी कि पैनिक आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पावर प्लांट बंद भी हो गए हैं तो केंद्र सरकार उस पर काम कर रही है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप उन्हें कोई सलाह दीजिए, आप बैठकर बातचीत करिए उनसे, और बतौर विपक्ष में अगर आप हैं तो आप उन्हें सलाह दीजिए कि आप ये नहीं इस तरीके से कर सकते हैं। आपकी सलाह मानेंगे वो? क्योंकि सरकार उन्होंने भी चलाई है मुस्कान जी, बिल्कुल, सरकार में वो भी रहे। इस समस्या से कैसे समाधान निकालना है, अगर आपको लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट इनएक्टिव है तो आप अपने सुझाव दो। बिल्कुल, सरकार को सुझाव पसंद आया वो जरूर इंप्लीमेंट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार आपकी सुझाव को अनसुना कर देगी। लेकिन आप वो कंस्ट्रक्टिव काम करने की बजाय केवल डिस्ट्रक्टिव काम करने में विपक्ष बिलीव करता है। बिल्कुल, कम से कम जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर तो राजनीति को छोड़कर कम से कम जनता के लिए ही सोच लीजिए। दीपचंद जी, तो बता दो, विपक्ष कभी भी मुद्दे से भटकाता नहीं, विपक्ष हमेशा मुद्दे की आवाज को उठा रहा है। अभी पाठक जी ने जो बात की है मुझे बहुत अच्छी लगी कि दिल्ली के अंदर जो फ्री चल रहा है वाकई में उस पर कंट्रोल होना चाहिए। दिल्ली में अपना कोई पावर प्लांट नहीं है और बिजली हम ट्रेड से खरीदते हैं, तो आज दिल्ली में तो पर्याप्त मात्रा में बिजली है, लेकिन अगर ये स्थिति रहेगा तो ये कब तक इसका विकसित होगा, तो ये पर भी कहीं ना कहीं संकट आएगा। ये बिल्कुल पाठक जी की बात से मैं सहमत हूँ। और अभी आपने कहा ना कि पैनिक नहीं होना चाहिए,
विपक्ष कभी पैनिक नहीं होता। विपक्ष खुद ये चाहता है कि सरकार के साथ मिलजुल कर तालमेल से सरकार चले और जो भी जनमानस के मुद्दे हैं उसको केंद्र को अनदेखी ना करे। आज केंद्र सरकार को जो पता था कि भाई कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी की बढ़ेगी, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है मुस्कान जी, जब इकोनॉमी की बढ़ेगी तो पर्याप्त मात्रा में हमें उसके कोल इंडिया की डिमांड बढ़ेगी। तो कहने का फर्क यही है कि जब उनको पता था तो उन्होंने उस कोयले की मात्रा को उत्पादन क्यों नहीं करा था। उन्हें पता कोयला खत्म होने वाला है, तो आप इंडोनेशिया के अंदर आप जा सकते थे, वहाँ पे भी हमारे घनिष्ठ मित्र हैं तो उनसे भी हम सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। इसलिए कहने का मतलब यही है कि इंडोनेशिया हमारा भाई है, तो आप उसे सपोर्ट लीजिए ना, वहाँ कोयले की पर्याप्त मात्रा है। पर अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे कोई तालमेल नहीं करा, इसलिए विपक्ष आवाज उठा रहा है। ठीक है, चलिए पाठक साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है मेरी, उनको भी एक बार फिर से जोड़ेंगे। तब तक सुरेंद्र जो आपके पास में आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है मिसमैनेजमेंट को लेकर, तो सवाल आपसे भी उठना लाजमी है, आखिर देरी हुई तो देरी भी क्यों हुई? देखिए, अगर आपको सत्ता में बिठाया है, 18 राज्य आपके पास हैं, तो जनता आपसे ये उम्मीद तो नहीं करेगी कि आप इस तरीके से मिसमैनेजमेंट करें या फिर प्रबंधन पहले से ना सही तरीके से हो। बिल्कुल मुस्कान जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और जहाँ तक बात है मिसमैनेजमेंट की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिसमैनेजमेंट जो अगर हुई है किसी प्रदेश के साथ, तो प्रदेश की भी एक जिम्मेदारी है। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आपको मालूम है कि अप्रैल के बाद जो है गर्मी आना लाजमी है, और गर्मी जो है आएगा ही। तो आप महीने का इंतजार या 15 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप 2 महीने पहले से एक लेटर लिखिए, जो प्रक्रिया है उसके तहत जो है आप आगे बढ़िए। और जहाँ तक बात रहा कि देश के अंदर कोयला की, तो देश के अंदर कोयला की कहीं कोई कमी नहीं है। अब जहाँ तक बात रहा विपक्ष की, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको भी मालूम है, देश को भी मालूम है कि अगर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसका जिम्मेदार अमित शाह जी होंगे। प्रदूषण की अगर कहीं से समस्या हो तो उसका जिम्मेदार जो है उत्तर प्रदेश की सरकार होगी। सुरेंद्र जी समस्या ये नहीं है, समस्या ये थी जब आपको सचेत किया गया था कि भाई इस तरह की महामारी आ रही है, तो उसके बावजूद भी आपने दूसरी लहर तक कोई इंतजाम नहीं किए, इसलिए विपक्ष आपको पूरी व्यवस्था है। सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पूरी व्यवस्था है। और अगर कोरोना काल में वैक्सीन अच्छा लगाया गया, करोड़ों लोगों को लगाया गया, उसका जिम्मेदारी विपक्ष केजरीवाल जी लेंगे, विपक्ष लेंगे कि हमारे स्टेट में, हमने पूरे स्टेट में वैक्सीन हमने लगा दिया। सुरेंद्र जी, फ्री में नहीं लगे, जनता के टैक्स के पैसे से है, नहीं तो मोदी जी अपने घर से दे रहे हैं, नहीं आप लोग दे रहे हो। ये केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जनता का टैक्स है, ये कोई किसी को नहीं देता। जनता को ही हम दे रहे हैं, और उसका हमने कोई दूसरा नहीं पीता या उसका हमने कोई श्रेय नहीं लिया। तो आप फिर फोटो क्यों लगा रहे हो? आज आप फोटो लगा रहे हो, अपना प्रचार कर रहे हो, तो ढिंढोरा तो आप पीट ही रहे हो। आप ये देखो ना, आपने क्या करा? कोरोना काल में क्या किया? अब आप देखिए कि जिस दिन कोरोना की शुरुआत हुई, चाहे दिल्ली सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, आपके लोग घर के अंदर बैठ गए थे, एकदम कांग्रेस पार्टी रोड पे थी। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी नहीं काम करा, आपने तो 6 महीने तक अपनी सकड़ी दिखाई लोगों की, किस तरह ऑक्सीजन के अंदर लोगों ने अपनी सांसें तो छोड़ी, आप कहाँ चले गए थे? आप भूल गए कोई सांसें ना छोड़ी। अगर बिना ऑक्सीजन के लोगों ने अपने घर से, परिवारों के घर से बच्चे अनाथ हुए, लाखों लोग उस कोरोना के चपेट में आ जाते। अगर आपको बस देने थे तो आप राजस्थान से बस भर के भेजते, आपको बस देने थे तो पंजाब से बस भर के भेजते। सुरेंद्र भाई जी, बोलना आसान है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर सभी 135 करोड़ लोगों ने आपको डोनेशन किया था। आपको पता है वो फंड क्या है? सरकारी फंड नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था है। अभी मैं आपसे उनका सवाल जवाब पूछूंगा तो इधर उधर के आप बगले जाके लग जाऊंगे, उससे आपका एक शब्द नहीं निकलेगा। आपने सिर्फ कोरोना काल के अंदर भी लूट खसोट करी है और कुछ नहीं करा। आप जनता की बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जनता के पैसे से आप जनता को लूट रहे हो। जनता का टैक्स का पैसा आपने क्या घर से फ्री की चीज दी है क्या? आप जो वसूल कर रहे हो, उसी चीज का जनता को। मैं आ रही हूँ पाठक साहब,
दीपचंद शर्मा जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये वही बातें हैं जो पाठक साहब ने कही। ये बातें सिर्फ जनता को बरगलाने की है, जनता को पैनिक स्टेज में लेकर जाने की है। एक छोटा सा एग्जांपल है, सुनिए दीपचंद जी सुनिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप अभी आपने परिवारों की बात की कोरोना काल में, परिवार का एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। परिवार में जब हम रहते हैं तो हमारे माँ बाप का ये काम होता है, हमारे पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए घर में तो पेरेंट्स कभी बच्चों तक वो बात नहीं आने देते कि आप बेहतर समझते हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी समझते हैं कि हम बच्चों तक वो बात नहीं जाने देते, बच्चे पैनिक करेंगे, वो खुद मिलकर सुलझाते हैं। तो एक जो प्रजा होती है वो भी बच्चों के समान ही है। आप क्यों दोनों पार्टियां मिलकर बैठकर बातचीत नहीं करती हैं इस पर? परिवारों की बात आप कर रहे हैं, परिवार से एक छोटा सा एग्जांपल ही आप समझ लीजिए, ये छोटी सी सीख ले लीजिए, आप बैठकर बातें करें। चलिए आज इसी मंच से, यही से आप एक सुझाव दे दीजिए बीजेपी को क्या करना चाहिए। आपके पास क्या सुझाव है? मुस्कान जी, एक सुझाव दीपचंद जी, सब बातें छोड़िए, एक सुझाव दे दीजिए आप। मैं आपको बताना चाहूंगा मुस्कान जी, इससे पहले भी महामारी आई है, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने प्रचार नहीं करा। जिस तरह कोरोना काल के अंदर, महामारी की बात नहीं कर रही हूँ मैं दीपचंद जी, कोयले पर बात चल रही है, बिजली संकट पर बात चल रही है। एक सुझाव मैं मांग रही हूँ आपसे, बीजेपी के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, वो कोशिश करेंगे उस सुझाव को लागू करने की। आप एक सुझाव दें, विपक्ष में है आप। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा मुस्कान जी कि इस पे संज्ञान लिया जाए, और जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है सभी ये जो आप बातें कह रहे हैं ना दीपचंद जी, बात यही है कि कांग्रेस के पास वाकई सुझाव है कि नहीं? बतौर विपक्ष सुझाव ही नहीं है आपके पास जो आप उन्हें दें, पाठक साहब। सुझाव नहीं। मुस्कान जी, आपने जो बात कही 100% सही कही। अभी आपको अगर गवर्नमेंट, ये देश में ये समस्या आई है तो गवर्नमेंट के साथ कंस्ट्रक्टिव वे में बैठ के सुझाव दो। कांग्रेस के पास 70 सालों 60 सालों देश चलाने का एक्सपीरियंस रहा है, कहां गया वो एक्सपीरियंस? उनके समय में भी बिजली की समस्या झेलनी पड़ी होगी, और लेकिन जब यूपीए शासन काल में थी और आज आप देख लो डिमांड और सप्लाई में कितना डिफरेंस आया होगा। यूपीए ने शासन काल में 2014 तक था, तब की जो बिजली की उत्पादन क्षमता थी और डिमांड थी, आज की बिजली की उत्पादन क्षमता और डिमांड, इसको मिला के देखिए। तो ये उपाय या सुझाव देने के बहाने केवल पैनिक क्रिएट करवाएंगे देश में और पॉलिटिसाइज करेंगे उस चीजों को, ना कि देश की समस्या सुलझाने में। विपक्ष में अगर कोई चला गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज पे हो हल्ला करते रहे। बिल्कुल, और कांग्रेस तो ये दावा करती है ना पाठक साहब, कांग्रेस का तो ये बयान रहता है हमेशा कि हमें तो सत्ता की जरूरत नहीं है, हम विपक्ष में रहकर भी जनता के हित के काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। जनता के हित के काम कहाँ हो रहा? आज तक आपने देखा कोई भी ऐसा सुझाव दिया हो सरकार को और सरकार ने कहा हम नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि इनके पास सुझाव है नहीं, जाना ही नहीं चाहते। ये समझते हैं कि अगर मैं बीजेपी को सुझाव दे दिया और सुझाव को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो बीजेपी उसकी वाहवाही ले जाएगी। चीज को माना, लेकिन अभी जो ये संकट गहरा आया, इसकी बात केंद्र सरकार को भी पहले से क्यों नहीं थी जानकारी, क्योंकि ये कोई अचानक नहीं होता है। हर बार गर्मी बढ़ती है और जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है, और जो पैदावार है, जो ये है प्रोडक्शन है, वो जितना हो रहा है उतना ही हो रहा है, उसमें डिक्रीज ही होता है, इंक्रीज कभी नहीं हो पाता है। तो ये समस्या का समाधान कैसे हो? देखिए, हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की है, और सोलर प्लांट का विश्व का सबसे बड़ा जो ऑफिस बनने का था वो भारत में ही बना है। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। नित्य नए जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस है, जहां से हमारी जो डिपेंडेंस कोयले की क्षमता पे है, 70% देश की जो बिजली उत्पादन की क्षमता है वो कोयले पे डिपेंड करती है, उससे हटा के हम सोलर एनर्जी पे भी आ रहे हैं, और उसमें भी कहीं कहीं 100 या 50 मेगावाट का उत्पादन शुरू हो गया। उसके लिए कोई विपक्षी पार्टी सरकार की पीठ कभी नहीं थपथपाएगी। तो देखिए, अभी मानना है कि हाँ केंद्र सरकार जिम्मेदार है अगर ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन जिम्मेदार है तो वो काम भी कर रही है। मेरा सबसे यही आग्रह है और जनरल पब्लिक से कि आप बिजली का बचत करिए। फ्री की मिल रही है या सब्सिडाइज मिल रही है, किसान भी हो कोई भी हो, बिल्कुल, तो आप उसको बर्बाद ना करें। बर्बाद करेंगे तो वही दूसरे आदमी को भुगतना पड़ जाएगा उसका।
और आज हम बिजली संकट से जिस और तरीके से जूझ रहे हैं, कांग्रेस से आपने कितनी बार पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ अता पता ही नहीं होगा कि हम सुझाव दे क्या, बस कांग्रेस का प्रवक्ता करके टीवी पे चले आते हैं, वो अल्लाह मचाने। पाठक जी आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको आप बैठे बैठे यहाँ बताइए। बड़ी बातें कर रहे हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब कोयले का इंतजाम ही नहीं कर पाएंगे और कोल इंडिया सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे और देश की इकोनॉमी की ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति में है और बेरोजगारी भी बहुत स्थिति में, और सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हो। नहीं आप बताइए चलिए, ना, चलिए, विपक्ष भी आप जिम्मेदार एक नहीं है बात क्या? आप बताइए, ये बताइए ना, जब सरकार देश सत्ता में चलाने के लिए भारतीय जनता विपक्ष में पार्टी बैठे है, क्यों तो हो फिर? सवाल आप विपक्ष से किस हिसाब से पूछ रहे हो? विपक्ष से आप सुझाव ले सकते हो तो भाई, माननीय मुख्यमंत्री सरकार के चलिए, साथ ठीक है, साथ सुझाव भी विपक्ष नहीं भी दिया जिम्मेदार आपने तो सुझाव भी नहीं दिए दीपचंद जी। उनके तो पास आपको सुझाव ही बता नहीं, देते उनको ना। समझ में ही अब नहीं एक आएगा प्रधानमंत्री कि जी ने उनको अगर सुझाव क्या को देना लेकर चाहिए तो सरकार को। आपातकालीन विपरीत बैठक बुलाई, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्या आपने कहा, आप बताइए ना। क्या आपने मांग की, क्या आपने उनको उनसे अपील की कि आप एक बैठक बुलाइए, हमें आपसे बात करनी है? मुस्कान जी, हर चीज अगर विपक्ष करेगा तो फिर सत्ता में किसने बैठा? विपक्ष कर क्या रहा है ये तो बता दीजिए, कर क्या रहा है विपक्ष? मुस्कान जी, इनसे पूछिए कि जब आप सत्ता से बाहर जाइए। पार्लियामेंट चलती रहती है तब तो ये ठीक से पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेते, और अभी ये कह रहे हैं, अभी कैसे सरकार को आग्रह करेंगे कि मीटिंग बुलाए, कह रही है कि सब कुछ सरकार विपक्ष करेगी। अरे विपक्ष का भूमिका होता है, सरकार अगर नाकाम हो रही है, फेल हो रही है, तो विपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो कितने तरीके से वो करती थी, आपके नेता के पास आप केवल हो हल्ला आपके पास करते हैं। कहाँ से होगा? अरे कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखिए कभी। ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार दीपचंद जी से मैं जवाब दूंगी। क्या पूछोगे? ठीक है सुरेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। दीपचंद जी, पाठक साहब ने एक सवाल आपसे पूछा, उसका जवाब दे दें एक बार। दीपचंद जी, क्या जी? पाठक साहब का सवाल सुना होगा आपने, उसका जवाब दे दें एक बार। मुस्कान जी, सवाल जिससे पूछना चाहिए था आप उनसे नहीं पूछ रहे, आप सबसे सवाल पूछ रहे हो विपक्ष से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, सवाल किससे पूछना चाहिए था आपको? ये आप ही गलत सवाल पूछ रहे हो। और रही जो सुरेंद्र भाई की बात है, सुनिए दीपचंद जी, मेरा जवाब सुन लीजिए इस पर। अभी कुछ देर पहले डिबेट की शुरुआत में आपने ही कहा था, क्या विपक्षी राज्य देश से बाहर है क्या? हाँ बिल्कुल कहा था। बिल्कुल देश में है, तो क्या आपसे सवाल नहीं होगा? देश का सवाल होगा तो देश की अगर विपक्ष की अगर ये बात मानते तो कोविड के टाइम में भी हमने बोला था, इन्होंने नहीं आप कोविड पर क्यों जा रहे हैं? आप अभी की बात करिए ना, वो समय बीत गया, वो समय बीत गया। चलो इन्होंने नहीं माने, उसके बाद भी कोर्ट ने इनको लताड़ा, उसके बाद चलिए ठीक है, सरकार ने नहीं मानी, इसमें गलती हमने सरकार की निकाल दी। सवाल कर रहे हो, सुनिए, हमने गलती सरकार की निकाल दी, सुरेंद्र जी की गलती है, बीजेपी की गलती है। चलिए मान लीजिए कि पूरी केंद्र सरकार की गलती है कि विपक्ष के सुझाव नहीं माने। दीपचंद जी, सवाल सुनेंगे क्या आप? सुनने की क्षमता रखिए कम से कम। मान लिया पूरी सरकार की गलती है, केंद्र सरकार की गलती है, तो क्या विपक्ष हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगा? एक बार नहीं सुने तो आप दूसरी बार बात रखने की क्षमता ही नहीं है आपके पास। क्यों हाथ पे हाथ क्यों रखेगा? मैं तो और कर क्या रहे हैं आप? विपक्ष तो सड़क से लेकर संसद की लड़ाई लड़ता ही आ रहा है ना। ये अगर सुनते हो तो ये तो नहीं, तो संसद में सुनते हैं, नहीं सड़क पे बात करते तो आप जर्नल से आप नॉर्मल मुद्दे लेंगे ना, तो महंगाई को देखिए, क्या किया आपने एक दिन आपने प्रदर्शन कर लिया, फिर आप घर में बैठ गए, फिर 4 दिन बाद फिर प्रदर्शन कर लेंगे, फिर घर में बैठ जाएंगे। याद दिला दूं, महंगाई पे कांग्रेस पार्टी ने हर राज्य में प्रदर्शन करा है, आपको शायद याद नहीं होगा, आपको याद ही नहीं होगा क्योंकि आप इस चीजों को चीज ला रहे हो। आज आपको भारतीय जनता पार्टी के अच्छा लग रहा है, आज मैं बताना दीपचंद जी, अगर आप कभी पहले मेरे साथ डिबेट में बैठे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैं कभी किसी के पक्ष में बात नहीं करती। सवाल जिससे होना चाहिए उससे सवाल होगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो। अफसर दिखाई दे रही है, सवाल जिससे पूछना चाहिए था, विपक्ष अपना काम करता आ रहा है, जनमानस के मुद्दे उठाता आ रहा है। विपक्ष काम ही नहीं कर रहा दीपचंद जी, दिक्कत तो यही है, विपक्ष सुझाव नहीं दे रहा। सरकार की नाकामी है, आपके कहने पर मान लिया कि सरकार की नाकामी है, पूरे तरीके से सरकार की मिसमैनेजमेंट की ये बात है, तो फिर विपक्ष भी तो सरकार को जगाएगा। आईना दिखाने का काम विपक्ष करता है, विपक्ष देश में है क्यों? फिर ये देश टाटा प्राइयों के हाथ में चला जाता कब था, ये आप भूल गए हो। इधर उधर की बात दीपचंद जी आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए मुस्कान जी, मैं 10 सेकंड लूंगा जी।
जी देखिए पाठक आज साहब। अभी जो प्रेजेंट कोयले की समस्या है या बिजली की समस्या है, उसके दो मुख्य कारण है। बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा जाए और वाकिफ है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, उसको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरी बात, जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए विपक्ष हो सबको आना पड़ेगा साथ में। ये नहीं विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी खींच ले, नहीं हम तो शासन में नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी दोनों बात ही कि पार्टियों से जनरल सवाल होंगे। आदमी ठीक है को पाठक भी साहब, समय की बिजली कमी मेरे की पास है, जो समय की कमी पाठक साहब। बर्बाद होने से बचाइए एनर्जी। ठीक है, समय की कमी में बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। फिलहाल जिस तरीके से कोयले को लेकर संकट लगातार गहराता जा रहा है, उसमें सवाल सरकार से भी होना लाजमी है और सवाल विपक्ष से भी होना लाजमी है। सरकार की मिसमैनेजमेंट का अगर आरोप विपक्ष लगा रहा है तो सुझाव देना भी इस समय विपक्ष का काम है। और हमारी भी अपील है कि केंद्र और सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर इस मसले पर बैठकर बातचीत करें और जल्द से जल्द बिजली का जो संकट है उसे सुलझाया जाए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।